हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हमारे क्लास 10 चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। क्लास 10 के इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो सब ऑलमोस्ट आपने कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना सीखा था कि कैसे इक्वेशंस वगैरह बनाए जाते हैं। तो अब नया कुछ जो नया सीखने वाले हैं वो आप इसी टॉपिक के अंदर आप कुछ नया सीखेंगे, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। कैसे मालूम पड़ेगा, है ना, कैसे मालूम पड़ेगा हमें कि इस रूट का नेचर क्या है। ठीक है, चलो तो आओ शुरू करें, फटाफट शुरू करें। तो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाओ, एनसीईआरटी लेकर बैठना और अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हो जाएगा डिवा मतलब टेलीपोर्ट। The cherries, तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हेडिंग लगा लेना। नेचर ऑफ रूट तो क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये है कि सर रूट्स का नेचर क्या होगा। नेचर मतलब सर कोई इंसान थोड़ी है वो कि अच्छा बुरा, है ना, अच्छा बुरा बदमाश शैतान, है ना, बहुत अच्छा, ऐसा कुछ होगा नहीं। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब ये है कि वो नंबर है ना, तो नंबर का नेचर कैसा हो सकता है, रैशनल है, इरेशनल है, इस टाइप की इस वे में बात की जा रही है। रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो उस वे में नेचुरल के हम उसके नेचर की बात करेंगे कि रूट्स के नेचर कैसे होंगे। तो सर ये बात कैसे पता चलेगी कि रियल रूट्स है, रियल रूट सही है, रैशनल इरेशनल वाली चीज़ें कैसे मालूम पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, है ना। एक बार अपन इस चीज़ को समझ लेंगे तो अपने को हर एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के बाद समझ आने लगेगी कि हाँ इसका नेचर क्या है और कैसा रह रहा है। तो इसके लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि इस साल के सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये क्या है सर? ये देखो, हालांकि इस मेथड को डिलीट कर दिया गया है बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। हाँ, हम इस पर क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन इसी मेथड का यूज़ करके हम एक फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं जो हमें आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हर एक सवाल के अंदर, है ना। तो ये हालांकि लास्ट ईयर तक इस सिलेबस में हुआ करता था कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना, बट इस साल हटा दिया गया है। तो अपन पहले इससे फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह अपन देख लेते हैं। तो मैं आपको 3 स्टेप्स में इस चीज़ को करना सिखाऊंगा, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो पहला स्टेप करना होता है इस मेथड के अंदर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर पहला स्टेप क्या होता है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे सर? आप a से डिवाइड कर दो दोनों साइड। जैसे ही आप दोनों साइड a से डिवाइड करोगे, दोनों साइड a से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये हो जाएगा b बाई ए एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 बाई ए, तो 0 हो जाएगा। अब आगे ध्यान से सुनना, मैंने पहले स्टेप पे क्या बताया कि आपको a से डिवाइड करना है। दूसरा स्टेप, जो भी कांस्टेंट बचे उस कांस्टेंट को आपको इस साइड शिफ्ट कर देना है कि b बाई ए, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा c बाई ए, और c बाई ए को उठा के इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस c बाई ए। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना, मतलब a से डिवाइड करना। पहले स्टेप में ध्यान रखना, एकदम क्लियर रहना, है ना। अब a से डिवाइड करना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को यहाँ से शिफ्ट करके इस साइड लेके जाना है, साइन चेंज कर देना है। तो मैंने एग्जैक्टली वही किया, a से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a बाई ए कट गया, जैसे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा b बाई ए और ये हो जाएगा c बाई ए। लेकिन c बाई ए कॉन्स्टेंट है तो इसको इधर शिफ्ट करना था, तो मैंने इधर शिफ्ट भी कर दिया। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पे x के आगे जो नंबर है, जो भी कोफिशिएंट है, आपको इसका हाफ करना है। क्या करना है, हाफ, और हाफ करके उसका स्क्वायर करो और दोनों साइड ऐड करो। 3 स्टेप में कवर होगा। पहला स्टेप डिवाइड बाई a दोनों साइड। सेकंड स्टेप कांस्टेंट को जिस साइड है उधर से शिफ्ट करके राइट अलग साइड में कर दो आप, ठीक है, अपोजिट साइड में। एंड थर्ड स्टेप क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट है इसका आधा करो सबसे पहले। तो b बाई ए का आधा क्या होता है, b बाई ए का आधा हो जाएगा b बाई 2। b बाई ए का आधा क्या हो जाएगा, b बाई 2a। कैसे आधा होगा सर? आधा करने के लिए क्या करते हैं भैया, नीचे डबल, नीचे 2 कर दो ना। 10 है, 10 का आधा करना क्या करना, डिवाइड बाई 2। तो b बाई ए का हाफ करना होता है, नीचे डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये हो गया उसका हाफ। अब हाफ भी कर दिया, इसका स्क्वायर कर देना बस, ये दोनों साइड करना होगा आपको, b बाई 2a का स्क्वायर। बस हो गया आपका मेथड कंप्लीट। 3 स्टेप में आंसर आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले स्टेप पे क्या करना है, a से डिवाइड। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट कर देना। और थर्ड स्टेप में जो भी इसके b एंड x का जो कोफिशिएंट है, आगे जो भी नंबर आएगा उसका आधा करना और उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना।
बस इतना कर देना, ठीक है। अगर चीज़ें ना समझना है तो एक बार रिवाइंड करके जरा दोबारा से देख लेना, चीज़ें अच्छे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इससे क्या होगा, ऐसा करने से इस साइड में जो भी आपके पास आप लिख रहे हो ना, इस साइड में आप जो भी लिखोगे वो एक नंबर का होल स्क्वायर बनेगा। किसका, देखो x यहाँ से हो गया, x हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दो, और b/2 है तो b/2 लिख दो, तो मतलब ये x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये स्टेप जो 3 स्टेप आपने किया ना, ये 3 स्टेप करने से इस साइड जो नंबर बचता है ना वो किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा कंफर्म। और इस साइड जो है बचा कुचा उसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया c/e। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेना चाहो तो यहाँ पे 4a स्क्वायर है, तो आपको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और a से मल्टीप्लाई करना, तभी तो सेम होगा। देखो a इंटू a स्क्वायर और 4a स्क्वायर दोनों सेम हो गए ना, तो ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऊपर नीचे दोनों कोई बुरा ना माने, ठीक है। तो हमने ये 4a से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि दोनों सेम हो जाए ना, हमने एलसीएम लिया बेसिकली एक तरह से, देखो तो आप, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आप ये क्या करोगे, ये हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ गया आपका 4a स्क्वायर। अब जैसे ही आप ये स्क्वायर हटाओगे तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है 4a स्क्वायर। क्लियर। इससे थोड़ा सा अब अपन ऊपर चलते हैं, ठीक है, अपन एक स्टेप आगे चलेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको कंटिन्यू। तो आगे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है x प्लस b/2a इज इक्वल टू, है ना, अब प्लस माइनस दोनों साइन आएंगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे देखो नीचे वाला नंबर रूट से बाहर आएगा, 4 है ना, किसका स्क्वायर है, 2 का, तो नीचे आ गया 2, और a स्क्वायर बाहर निकले क्या हो जाएगा a। यहाँ तक हमें समझ आ गई बात। आगे देखो, इस b/2 को इधर से उठा के इधर शिफ्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस b/2 इधर क्या हो जाएगा माइनस b/2, और यहाँ क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है, यहाँ पे यहाँ दिया हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे डिवाइड बाई क्या आ गया 2a। अब फिर से आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2a और 2a, मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें। तो अगला स्टेप हम डायरेक्टली लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब आप में से जितने लोगों ने क्वाड्रेटिक एक बार पहले पढ़ा होगा उनको ये बात समझ आ रही होगी कि हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक का जनरल फार्मूला दिख रहा है। तो एग्जैक्टली ये क्वाड्रेटिक का जनरल फार्मूला दिख रहा है और ये क्वाड्रेटिक का जनरल फार्मूला है, ठीक है। और ये इस वे में आप इसे डिराइव करेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक का जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले को श्रीधराचार्यस फार्मूला कहा जाता है, श्रीधराचार्यस फार्मूला कहा जाता है। क्या ये एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है, नाम पूछा जाता है ना, तो नाम ध्यान रखना, श्रीधराचार्यस फार्मूला। क्लियर। इसे जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। ये वही फार्मूला जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात करी, याद है ना, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था एक ऐसा फार्मूला रहेगा जिसके अंदर आपसे वैल्यू डालो और आंसर अपने आप निकल आएगा। मतलब आपको स्प्लिट करने के बारे में सोचना ही नहीं है। तो स्प्लिटिंग से ज़्यादा दिक्कत क्या थी, जब नंबर बड़े बड़े हो जा रहे थे तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर सोचना मुश्किल पड़ रहा था कि कौन सा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आएगा, है ना। रूट वाले नंबर में और ज़्यादा दिक्कत आ जाती थी। तो ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसका अंदर सिर्फ वैल्यू डालो और आंसर आ जाए। तो ये फॉर्मूला वही है, ये वही है जिसका इंतजार था हमें, ठीक है। हमें इसका सिर्फ a b c की वैल्यू रखेंगे और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी यार, फटाफट आ जाएगी, ठीक है। करके देखेंगे अपन, ट्राई भी करेंगे अपन श्रीधराचार्यस फार्मूला। अब देखो अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा और, है ना, और अगर अपन तोड़ें तो आप देखो इस पूरे नंबर के अंदर ये सारा का सारा हर एक चीज़ रैशनल है सिवाय एक चीज़ के, जो अंडर रूट के अंदर वो एक इरेशनल क्वांटिटी हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर एक इरेशनल क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब ये अंडर रूट के अंदर जो नंबर बैठा है वो नंबर बड़ा स्पेशल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो इरेशनल नंबर दिख रहा है अपने को, है। तो यहाँ से हमने इस b स्क्वायर माइनस 4ac को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, हमने इसे कैपिटल D से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? कैपिटल D से। अच्छा, कैपिटल D क्या होता है सर? कैपिटल D का हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या कहते हैं हम उसे? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। मतलब अब नेक्स्ट टाइम पे b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे आपको कैपिटल D रखना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a। ये हो गया अपना फॉर्मूला। समझ आई क्या?
अब क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं सर, 2 आंसर आते हैं, तो मान लेते हैं पहला है ना x इज इक्वल टू, एक आंसर को हम अल्फा कहेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू, एक बार आप प्लस का साइन रखो, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और दूसरे वाले के अंदर आपको क्या करना है, माइनस का साइन रखना है इनके बीच में, माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो ये आपके क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आ जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक का आपका पहला रूट आ गया, ये क्वाड्रेटिक का आपका दूसरा रूट आ गया। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है तो अपन एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी थी, है ना। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई थी, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई थी कि माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और बीटा की वैल्यू आई थी कि माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये 2 वैल्यू हमारे पास आ गई थी अल्फ़ा और बीटा की। आपको याद है तो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। कैसे होता है एक बार जरा देखें। चलो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर मान लो आप अल्फ़ा में बीटा को ऐड करो तो क्या बचेगा, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a, ये अल्फ़ा हो गया, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो किसी को भी यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब नीचे तो 2a आ जाएगा। क्लियर? ऊपर क्या बचा, ऊपर बच रहा है माइनस बी प्लस रूट डी, देखो प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस रूट डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें नजर आएगा कि प्लस रूट डी और माइनस रूट डी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, और 2 से 2 कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये आपके उस फॉर्मूले का डेरिवेशन का एक और तरीका, इस तरीके से आप उस फॉर्मूले को समझ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसको भी अपन कर लेता है। यहाँ पे हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह क्या आएगा, अल्फा की जगह आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और बीटा की जगह आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। भाई यही है ना, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर वाले में तो कोई फर्क, ऊपर वाले में ही फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस रूट डी। नीचे देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और a इंटू ए क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। यहाँ तो गेम एकदम शॉर्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसमें से मैं किसी एक को a कहूँ और इसको b कहूँ तो ये a प्लस बी लिखा है और ये a माइनस बी लिखा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब भी इस तरीके की सिचुएशन देखे हैं, याद है एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर होता है तो इसका आंसर क्या आता है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर करेंगे और b का स्क्वायर करेंगे। तो इस बेसिस पे सर हमें क्या करना चाहिए था, इस बेसिस पे हमें करना होगा माइनस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर, और माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और अगर आपको याद हो तो डी की जो वैल्यू थी, डी की वैल्यू कितनी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे एंड होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा, करोड़ों का फ़ायदा होगा। देखो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलो क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac एंड डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बचा, ऊपर बच रहा है 4ac और नीचे बच रहा है 4a स्क्वायर। देखो 4 से 4 कटा, एक a से ये कट जाएगा तो क्या बच रहा है c और नीचे a, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका c बाई ए। तो फाइनली वी कैन राइट दिस कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई ए। तो ये हो गया आपका फाइनल अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, जो कि आपने पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा होगा। समझ आ गया क्या, अरे समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से आप उनको डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला ऐड कर सकते हो, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। आपने अभी तक सम ऑफ रूट पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, कैसे होता है, वही समझते हैं अपन। मान लो आपको अल्फा दिया है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है ना, मॉड कर दो बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है ये, ठीक है। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा ये, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, और इसमें से माइनस करना आपने को माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a दोनों आएगा तो हमने साथ में कॉमन लिख दिया। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस बी प्लस रूट डी, तो लिखो प्लस रूट डी, ये हो जाएगा प्लस रूट डी, और माइनस माइनस प्लस बी, और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस रूट डी होल अपॉन में 2a। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, रूट डी प्लस रूट डी कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ रूट डी अपॉन में 2a। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना आता है रूट डी डिवाइड बाई ए, रूट डी डिवाइड बाई ए। क्लियर होगी चीज़ें यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है सर, देखो अब इसके बाद आपकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होंगी, इसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या क्या आएगा जरा वो भी समझ लेते हैं आप। तो पहले एक और लाइन बना देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को ऐसे पैक कर दिया जाएगा ताकि अब आप लोग हो ना कंफ्यूज। चलो यहाँ तक अपना काम खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं, अब आगे सर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो अब इसमें केसेस बनाए जाएंगे। हमने अभी तक डिस्कशन किया था कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर आपने देखा था कि माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो ये रूट वाला जो नंबर है ना वो इरेशनल नंबर, इरेशनलिटी का जड़ है। तो ये बहुत डिपेंड करता है, आपने देखा होगा कि अंडर रूट है ना, हम जानते ही हैं कि अंडर रूट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और इसके अंदर कभी भी नेगेटिव इनपुट आप नहीं डाल सकते, मतलब अंदर कभी नेगेटिव आंसर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना, यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे, नेगेटिव कभी वो नहीं हो सकता। तो हमने केसेस बनाए, केस 1 हमने लिया, केस 1 पहला केस कि इफ डी जो है आपका ग्रेटर देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आया तो आप जरा सोचो माइनस बी के अंदर आप कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे हो रूट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 2 है ना। अगर ये नंबर किसी का होल स्क्वायर हुआ तो रूट से बाहर निकलेगा और बी के अंदर ऐड हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 होकर एक नंबर आएगा। अगर मान लो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। जब मान लो रूट 2 आ गया तो समथिंग प्लस रूट 2 आ जाएगा, है ना, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में अगर ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर तो अपने पास आ रहा है, आंसर हमारे पास आएगा और दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे जरा आप समझो, एक में आपको प्लस करना है और दूसरे के अंदर आपको माइनस करना है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2। अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि भैया ये चीज़ है ना, ये चीज़ तो सब दोनों में सेम है। दिक्कत तो सिर्फ ये कि एक जगह तुम प्लस कर रहे हो और एक जगह तुम माइनस करो। तो जरा एक बार के लिए सोचो कि अगर एक नंबर सेम है 3 और कहीं 3 में तुमने +5 किया और 3 में तुमने -5 किया तो आंसर तो दोनों आएंगे लेकिन दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। तो एग्जैक्टली मैं वही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली हमें वही बात यहाँ समझनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो इसके 2 आंसर आएंगे और दोनों के दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। तो उस चीज़ों को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, है ना, इफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो उसका आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब रियल नंबर आंसर आएगा उसका रियल होगा, है ना, प्लस वो दोनों के दोनों रूट्स अलग होंगे। केस 2 क्या है सर, केस सेकंड केस में ये भी तो हो सकता है सर कि डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है वो 0 आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तब क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तब जरा फिर से एक बार ध्यान से देखना। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, आपने देखा था कि अल्फा इज इक्वल टू होता है -b प्लस अंडर रूट डी, लेकिन डी तो 0 है यानी अंडर रूट 0 आएगा, है ना, और अंडर रूट 0 यहाँ पे तुम लिख दो अपॉन में 2a। और बीटा में भी सेम -b माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2a। अब मुझे बताओ अंडर रूट 0 तो कुछ होगा नहीं, तो अल्फा हो गया आपका -b/2a और आपका बीटा भी हो गया -b अपॉन में 2a, क्योंकि आप -√0 मतलब कुछ माइनस तो किया ही नहीं ना। तो आप देखो दोनों के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, 2 आंसर अलग नहीं आ रहे, आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, लेकिन दोनों सेम आ रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे, रियल तो आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट है इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों के दोनों आंसर आपके इक्वल आएंगे। क्या आएंगे वो भी लिख देता हूँ, दोनों के दोनों आंसर आपके -b/2a, दोनों के दोनों -b/2a आएंगे। समझ में आ गया। केस नंबर 3, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड ही नहीं होता। अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो हमें अगर नेगेटिव आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी रियल नंबर में से आंसर उसमें नहीं हो सकता, उसका आप आंसर नहीं निकाल सकते।
बात समझ में आ गई? तो ये 3 केस आपको ध्यान रखना है, डी ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। अगर 0 से बड़ा हुआ तो रियल आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे, 0 के इक्वल हुआ तो दोनों रूट्स उसके इक्वल होने वाले हैं, और डी अगर लेस देन 0 होगा तो कोई भी रियल आंसर उसका नहीं आएगा। समझ आ गया क्या? इसके बेसिस पे चलो हम आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे है ना, अच्छा एक ये चीज़ ध्यान रखना है ना, उस चीज़ को दोबारा एक बार मैं हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, सभी चीज़ों को। डी ये ना b² - 4ac, ये आपका d लिखा हुआ है, तो d ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। ये आपका d लिखा है तो d इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा? 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना। और अगर ये लेस देन नेगेटिव आ गया आपका d, तो क्या आ जाएगा आपका? नो रियल रूट्स। तो ये वही 3 कंडीशन जो आपको मैंने अभी सिंप्लीफाई करके बताई, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो नेचर ऑफ रूट्स मालूम किससे चल रहा है? डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर कर रहा है ना, b² - 4ac बड़ा होगा, 0 होगा, 0 से छोटा होगा, तो आपको वही निकालना है। तो हमें मुझे अगर इसका नेचर निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो नेचर कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहले मैं इसका d निकालूंगा। मेरे पास इक्वेशन है 2x² - 4x और +3 इज इक्वल टू 0। तो नेचर मुझे मालूम पड़ेगा d निकालने से, और d होता है b² - 4ac। तो b क्या है सर? b होता है b चलो नंबर, a होता है आगे वाला और c होता है लास्ट वाला। तो b² मतलब क्या हो गया? -4 माइनस 4 की जगह 4 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे सर? 2 लिखेंगे, c की जगह क्या लिखेंगे सर? 3 लिखेंगे। अब देखो 4² हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये आपका आ गया 24। अब 16 में से 24 घटाओगे तो ये तो -8 आ गया, ये -8 आ गया। मतलब अगर ये नेगेटिव आ रहा है, क्या याद है कंडीशन में, अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका आंसर आता है नो रियल रूट्स। तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है? नो रियल रूट्स। मतलब आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके फॉर्मूला में रख के कभी आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्लास 10 तक। इसका आंसर निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो रियल रूट्स, बस काम खत्म। समझ आ गया? अगला सवाल करो। देखो अगले सवाल में क्या लिखा? अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी। थोड़ा लंबा सवाल है थोड़ा, है ना। आप एक काम करें, ठीक है, लो इस चीज़ को करने के लिए क्या करना आपको? सर्कल, है ना। ये सवाल को समझने के लिए थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, ठीक है, बट क्योंकि एग्जाम्पल ऑन वे है तो आपको सोच समझना होगा, ठीक है। देखते क्या कहा है, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। ओके, तो हमारे पास ये हो गया, हमने एक सर्कल ले लिया। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park। तो एक काम करो, पहले इसमें डायमीटर का भी रोल है, तो एक डायमीटर भी अपन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक डायमीटर, तो ये हो गया अपना डायमीटर। क्लियर है? हमने बना दिया यहाँ पे डायमीटर। अब देखो डायमीटर 13 मीटर का है, ये आपको लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ गया कि सर डायमीटर जो है 13 मीटर का आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13 मीटर। अब आगे क्या लिखा है? इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट। सवाल थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा। डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी। तो देखो इसमें ये चीज़ तो समझ में आ जाना चाहिए कि डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब डायमीटर के अपोजिट एंड पे एक गेट है, एक गेट ए है एंड एक गेट बी है। ये बात समझ में आई क्या भाई? अगर ये बात समझ आ गई तो तुम यहाँ पे देख पाओगे अगर ये गेट ए है और ये गेट बी है, यहाँ पे हल्का सा आप गेट बना दो, ठीक है, ये गेट बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 गेट है, एक गेट ए है और एक गेट बी है, हमें इतना समझ में आ गया। डायमीटर है 13 मीटर का हो गया। अब सवाल फिर से पढ़ो, है ना। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। अब देखो मतलब इस सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे हमें एक पोल जो है ना, एक पोल वहाँ पे हमें गाड़ना वहाँ पर, ठीक है। तो एक पोल हम मान लो कहीं पर हमें यहाँ पे एक पोल गाड़ रहे हैं, ठीक है, हमने एक यहाँ पे पोल गाड़ रहे हैं अपन। तो जब अपन यहाँ पे पोल गाड़ेंगे तो इसको ज़रा ज्वाइंट कर दो इस गेट से, इससे हमने ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे ज्वाइंट। क्लियर? अच्छा, अब इसको एक और है ना, इसको भी हमें ज्वाइंट करना होगा, तो इसको भी चलो ज्वाइंट कर दो। तो इस पॉइंट से ये आ गया यहाँ पे, ऐसे हमने कर दिया ज्वाइंट। चलो यहाँ तक तो हमने काम कर दिया। इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। चलो हमने मान लिया कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सी कह दो, इस पॉइंट को सी कह दिया गया। अब आगे देखो, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री। इसे इरेक्ट वहाँ पे रखना आपको बाउंड्री पे, इन सच अ वे, ऐसे आपको उस पॉइंट को रखना है, वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए दैट डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस। ध्यान रखना क्या बोला? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? डिस्टेंस का। किसके डिस्टेंस का? फ्रॉम 2 डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट। मतलब ये कहना चाहता है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके फिक्स गेट से, देखो एक तो डिस्टेंस ये हो गया
और एक इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया है ना। गेट ए से उसकी दूरी ये हो गई और गेट बी से इस पॉइंट की दूरी ये हो गई। तो इनके जो डिस्टेंस है ना, इनका डिफरेंस मतलब मान लो कि अगर ये 15 सेंटीमीटर दूर है और ये 8 सेंटीमीटर दूर है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 नंबर का डिफरेंस है। तो सवाल यही कहना चाहता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस गेट ए से, इस पॉइंट का डिस्टेंस गेट बी से, जो भी डिस्टेंस है ना, उनका डिफरेंस जो है हमारे पास दिया हुआ है 7 मीटर्स। क्लियर 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 क्लियर। तो हम इसको कैसे समझेंगे, हम इस चीज़ को लिख देंगे, इसका डिस्टेंस क्या है AC और इसका डिस्टेंस क्या है BC, ठीक है। तो मान लो कि अगर इसका डिस्टेंस x है ना, तो ये x + 7 हो जाएगा, x + 7। क्यों, फिर 7 का फर्क है ना दोनों के डिस्टेंस में, तो 7 नंबर इससे कम है, ये 7 नंबर इससे ज़्यादा है। अब आप अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे, आपको आइडिया आएगा कि h² = p² + b² होता है सर। अच्छा सर, आपसे ये किसने कह दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? पाइथागोरस तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन आपको याद दिला दूँ, मैं 9th क्लास में सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि डायमीटर के ऊपर अगर कोई राइट एंगल, अगर आप कोई ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, अगर आप कोई ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा हमेशा, और 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या ये डायमीटर है ना, डायमीटर के ऊपर तो ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, तो डायमीटर के ऊपर ट्रायंगल बनाया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ आएंगे? अब आप लगा दो हाइपोटेनस कितना है 13, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा है, तो हाइपोटेनस हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर कितना है सर, x + 7 लिख दो यहाँ पे, और बेस कितना है 7, बेस तो x का स्क्वायर करता हूँ। अब देखो ये आ जाएगा 1 6 9, ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 14x + 49 + x का स्क्वायर, ऐड करो तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर + 14x - 120 -120 = 0। दोनों में से 2 कॉमन ले लो है ना इस साइड, है ना। तो क्या हो जाएगा, तीनों में से x का स्क्वायर + 7x - 60 = 0, है ना। अब ये 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, सो ये क्या बचा, x का स्क्वायर + 7x - 60। अब हालांकि तुम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मेथड इस्तेमाल करो। यहाँ पे नंबर छोटे हैं, आपको साफ साफ दिखेगा कि 12 और 5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 × 5 = 60 आ रहा है, और 12 7 में है ना, 12 और 5 में 7 का फर्क है। तो देख के आंसर तो आ रहा है, हम फैक्टराइज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट क्योंकि अभी हमने क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, तो उस फॉर्मूले को टेस्ट करेंगे हम, उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आप इसका नेचर ऑफ रूट्स निकाल लो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डी कितना होता है, b का स्क्वायर - 4ac। अब देखो इसमें क्या बोला है, आपसे तो पहले पूछा गया था ना कि इट इज़ पॉसिबल, है ना, इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? ये पूछने का क्या मतलब हुआ? अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए मतलब आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो ऐसा करना मुमकिन है। तो इसमें बोला गया कि अगर ऐसा करना मुमकिन है तो आप बताइए कि उनके साइड क्या होंगे, कितने दूरी पर उसको होना चाहिए। तो पहला काम क्या करना, पहला काम तो चेक करना है कि भैया ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। ठीक है साहब, तो पहले हम चेक करेंगे कि पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो गया तो हम आंसर भी निकाल देंगे। सो लेट्स चेक। तो बी की जगह पर मैं रखूँगा 7, तो 7 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह रखेंगे अपन 1, और सी की जगह अपन रखेंगे -60। ध्यान रहे ये -60 + 60 में रख देना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अच्छा, क्या माइनस इंटू माइनस प्लस होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, हाँ बिल्कुल होता है सर, प्लस कर दो। अब 6 4 जा है ना, 6 4 जा कितना आ जाएगा 240 इनको मल्टीप्लाई करने पे। अब इनको जब आप ऐड करो तो 240 + 49 ये कितना आ जाएगा आपका 289 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 289 आ गई। पॉजिटिव आ रही कि नहीं आ रही? डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि इसके आंसर निकालना तो मुमकिन है। केस 1 याद है, d > 0, तो 2 आंसर आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसका आंसर तो हम निकाल सकते हैं। चलो भाई, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम आगे ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो आपको याद हो तो हमने इसके जो आंसर निकाले हैं उसमें हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है? -b + √d/में 2a। और बीटा क्या होता है सर? बीटा होता है -b, बीटा होता है आपका -b -√d/में 2a। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा रहने दो, इज इक्वल टू माइनस को माइनस। अब देखो b की जगह पे क्या आएगा?
तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो b की जगह पे मुझे 7 दिख रहा है, तो मैं माइनस के बाद b की जगह पे लगा दिया 7 प्लस अंडर रूट को अंडर रूट लगाओ। d की वैल्यू कितनी आई? d की वैल्यू 289 आ रही है, तो यहाँ पर रख दो 289। क्लियर? होल डिवाइडेड बाई 2 की जगह 2, a की जगह पे क्या दिख रहा है? a की जगह पे देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो a की जगह रख दो यहाँ पे 1। यही वैल्यूज देखो इस साइड आ जाएगी, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7, लेकिन प्लस की जगह पर साइन चेंज होगा, माइनस अंडर रूट 289 और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2 × 1। अब अगर ध्यान से तुम्हें याद हो तो ये -7 प्लस 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो रूट से बाहर निकल के यहाँ पे 17 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और बीटा में क्या हो जाएगा? -7 -17 और डिवाइड बाई हो जाएगा 2। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू 17 में से 7 माइनस को कितना हो जाएगा? 10/2। ये आ गया आपका 5। एक आंसर 5 आ गया। बीटा सॉल्व करोगे तो बीटा कितना आ जाएगा? -17 और -7 कितना आ जाएगा? -24 डिवाइड बाई 2। कैंसिल करोगे तो ये आपका आंसर -12 दे देगा। तो नेगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रिजेक्ट कर दिया है ना, रिजेक्टेड, हक से कर दिया हमने रिजेक्ट, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो साइड होगी, है ना, एक साइड 5 सेंटीमीटर की होगी, 5 मीटर की होगी, और ये 5 + 7 12 मीटर की होगी। समझ आ गया? ऐसे आपको सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम दे आर रियल, है ना, दे आर रियल और इफ दे आर रियल। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है 3x² - 2x + 13 = 0। b निकालना है, मतलब b² - 4ac निकालना है। b की जगह पर रखूंगा -2, तो -2 का स्क्वायर -4 × a की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पे आ जाएगा 13। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 3 = 12 और 12 × 13 करो तो 156 आ जाएगा। और 12 × 13 करना 156 आ जाएगा, 156। तो ये तो नेगेटिव आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आंसर माइनस में आ जाएगा, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसके रियल रूट्स आएंगे ही नहीं। इतना करके लिख देना यहाँ पे, नो रियल रूट्स। कैसे लिखेंगे यहाँ पे? एज एन सिंस d < 0 it has no real roots, it has no real roots, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। अगला सवाल क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x²। अच्छा, ये दो बार आ गया क्या? अच्छा, ये दो बार आ गया। ठीक है, इस चीज़ को ना कैंसिल कर दो आप, है ना, इस चीज़ को कैंसिल कर दो। नोट्स में कैंसिल आएगा, रिपीटेड है ना, लिख दो रिपीटेड। दिस स्लाइड इज रिपीटेड, है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, चलो इतना ही है यार। तो सारे के सारे एग्जाम्पल हमने 4.3 के पहले कर लिए, कंप्लीट कर लिए सारे। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? 4.3 स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन करना होगा 4.3 का, जिसके अंदर हम एक सवाल 4.3 का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और पहला आप आज जो है आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क क्या मिलेगा? होमवर्क में आपको ये करना है कि अगर आपको ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पूरा टॉपिक समझ में आ गया, नेचर ऑफ रूट्स का, तो घर पे आप जो है ना लेक्चर अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी लें और खुद से एक बार अटेम्प्ट करें कि आप 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। जो क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुआ उन क्वेश्चन को हम कल के दिन डिस्कस करेंगे और ख़त्म करेंगे अपन। क्लियर है ना? तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल दैट पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। चलिए बाय।